देखिए, आज जो पहली खबर है बहुत रोचक है। इसमें एक ऐसे मुल्क का जिक्र है जो मुल्क बेहद न्यूट्रल है, जिस मुल्क के एक बहुत बहुत बड़े शख्स इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ यानी हमारे देश के मेहमान हैं। आज फिक्र का पहला फोकस है प्रधानमंत्री मोदी के एक शाही दोस्त पर। वो दोस्त जो कतर से 2500 किलोमीटर की हवाई यात्रा तय करके दिल्ली आया। वो दोस्त जो भारत का विशेष अतिथि है। हम बात कर रहे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की। उन्होंने जब से भारत की धरती पर कदम रखा है, तब से जहां एक और इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत और कतर के कूटनीतिक संबंध कितने मजबूत हैं, कतर से भारत की दोस्ती विकसित राष्ट्र के सपने को किस तरह पूरा कर सकती है, वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी ट्रेंडिंग है कि कतर के अमीर असल में कितने अमीर हैं। कूटनीतिक केमिस्ट्री का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी अमीरी का वीडियो परिचय देना जरूरी है। कतर के अमीर तमीम बिन हमद की अमीरी का एक छोटा सा ट्रेलर हम आपको शुरू में ही दिखा देते हैं। कतर के अमीर के पास 100 कमरों वाला सोने का महल है। कतर के अमीर के पास 3300 करोड़ रुपए की दुनिया की सबसे महंगी यॉट है। कतर के अमीर हमद अल थानी के पास रोल्स रॉयस से लेकर बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी महंगी गाड़ियां हैं। और फोर्ब्स के अनुसार हमद अल थानी विश्व के 8वें सबसे अमीर राजा हैं। उनकी इस रईसी पर हम आपको एक वीडियो स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन अभी कतर के अमीर का स्वागत भारत में जो हुआ है वो देख लेते हैं। भव्य स्वागत था ये। भारत और कतर के कूटनीतिक संबंधों वाली इस फैक्ट फाइल के बारे में आपको जानना चाहिए। भारत और कतर के कूटनीतिक रिश्तों को जानने के लिए आपको कतर के अमीर की दिल्ली में मेहमान नवाजी को सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। इसकी शुरुआत सोमवार की रात से होती है, जब उन्होंने 2 दिन की ताज की यात्रा में दिल्ली में लैंड किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हुए थे। प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने उनको गले लगाया और पीएम मोदी ने कतर के अमीर को अपना भाई बताया था। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर के साथ हैदराबाद हाउस में 1-to-1 मुलाकात की। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बातचीत का नेतृत्व किया। वहीं कतर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तमीम बिन हमद ने किया। इस दौरान दोनों देशों में 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पहला रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का, और दूसरा डबल टैक्सेशन से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए किया गया समझौता। हालांकि इस दौरान दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने ट्रेड, एनर्जी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, खाद्य सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का भी फैसला किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कतर के अमीर के साथ लोकल और ग्लोबल मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की है। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिलने के पहले वो राष्ट्रपति भवन भी गए थे। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शाम 7 बजे वो फिर से राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। अब आप देखिए कतर के अमीर की अमीरी इस वीडियो रिपोर्ट में। पीएम मोदी के दोस्त कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को अगर पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा धन कुबेर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कतर के अमीर का दोहा में रॉयल पैलेस। शेख तमीम और उनका परिवार दोहा के शानदार रॉयल पैलेस में रहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सोने का बना हुआ है और इसमें कुल मिलाकर 100 आलीशान कमरे हैं। लेकिन कतर के अमीर विश्व के अलग अलग देशों में बनाए गए अपने 15 महलों की भव्यता को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। 2019 में उन्होंने ओमान में एक और शानदार महल बनवाया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दोहा के रॉयल पैलेस से भी कहीं शानदार है। वहीं कतर के अमीर के पास 500 गाड़ियों की पार्किंग है। कतर के अमीर लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और रोल्स रॉयस और फरारी जैसी कई महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं।
इसके अलावा कतर के अमीर के पास 3,300 करोड़ रुपए की पर्सनल याट है। इसका नाम द कतारा है और यह याट दुनिया में सबसे महंगी है। इसमें हेलीकॉप्टर पैड और कई डेक है जहां 35 मेहमान और 90 क्रू मेंबर्स ठहर सकते हैं। वहीं कतर का शाही परिवार कतर अमीरी फ्लाइट नाम की विशेष निजी एयरलाइन का मालिक भी है, जिसमें कुल विमानों की संख्या 14 है। इन 14 में से 3 तो बोइंग 747-8 मॉडल के विमान हैं और हर एक बोइंग की कीमत 3,477 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कतर का शाही परिवार खेलों का बड़ा प्रशंसक है, खासकर फुटबॉल से विशेष लगाव है और इसी वजह से शेख तमीम ने वर्ष 2004 में कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स की स्थापना की थी। वर्ष 2011 में फ्रांस के मशहूर फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को खरीदा था और हाल ही में पुर्तगाल के शीर्ष क्लब एससी ब्रागा में 21.7% की हिस्सेदारी हासिल की थी। कतर के अमीर कितने अमीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर के शाही परिवार की कुल निजी संपत्ति 29 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ये राशि पाकिस्तान के सालाना बजट का करीब 6 गुना है और ये संपत्ति उन्हें विश्व के सबसे धनी राजवंशों में से एक बनाती है। फोर्ब्स के अनुसार वो दुनिया के 8वें सबसे अमीर राजा है और अकेले उनकी ही निजी संपत्ति 20,000 करोड़ रुपए से अधिक मानी जाती है। वैसे अगर कतर को दुनिया की डिप्लोमेसी का कैपिटल कहा जाए तो भी एग्जैजरेशन यानी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतर में है, उसी कतर में जहां पर हमास की बड़ी लीडरशिप भी रहती थी। ईरान और अमेरिका के बीच में एक पुल, एक ब्रिज प्रोवाइड अगर कोई देश करता है तो वो भी कतर ही है। इसीलिए कतर को दुनिया की डिप्लोमेसी का कैपिटल यानी राजधानी कहा जा सकता है। अरब वर्ल्ड में कतर बहुत छोटा देश है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी है कि इसे अमेरिका जैसा देश भी इग्नोर नहीं कर सकता है। आप देखिए कि पश्चिम एशिया के सारे बड़े मसले दोहा में बैठकर ही सुलझाए जाते हैं, फिर वो चाहे 2020 का तालिबान संकट हो या फिर वर्तमान में चल रहा इजराइल हमास युद्ध से जुड़ा मसला या फिर अफगानिस्तान और भारत के बीच होने वाली कोई महत्वपूर्ण बैठक हो। आप कतर को ऐसी सभी बैठकों के लिए एक सेंटर पॉइंट देश कह सकते हैं। जहां तक भारत के साथ मजबूत रिश्तों की बात है तो इसकी शुरुआत 70 के दशक से होती है और पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में इसको और मजबूती देने की ही कोशिश की गई। इसीलिए कतर के अमीर वर्ष 2015 में भी दिल्ली में उनके मेहमान थे। पीएम मोदी इसके ठीक एक वर्ष बाद 2016 में दोहा गए थे और इस बार कतर के अमीर फिर से दिल्ली आए। भारत के साथ कतर के रिश्ते वर्ल्ड ट्रेंडिंग हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि खाड़ी में बसे कतर की आबादी मात्र 29 लाख है, लेकिन इस 29 लाख में अकेले 8,35,000 प्रवासी भारतीय हैं जो कतर की इकोनॉमी को बूस्ट करने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। साथ ही ये प्रवासी भारतीय हर साल 3500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करके भारत को भेजते हैं। कतर में छोटी बड़ी कुल 15,000 भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। वहीं कतर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भी भरोसेमंद पार्टनर है। कतर में मौजूद भारतीय दूतावास के अनुसार कतर भारत का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने कतर में 10.74 मिलियन मैट्रिक टन का एलएनजी मंगाया था। इसकी कीमत 8.32 अरब डॉलर थी। यह भारत के कुल एलएनजी आयात का 48% है, यानी भारत अपने कुल एलएनजी आयात का आधा हिस्सा सिर्फ कतर से इंपोर्ट करता है। एलएनजी के अलावा कतर भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर भी है। भारत कतर से एथिलीन, प्रोपलीन, अमोनिया, यूरिया और पॉलीएथिलीन भी आयात करता है। कतर से सामान खरीदने में भारत का नंबर चीन और जापान के बाद तीसरा है। वहीं कतर अपनी खाद्य जरूरतों का 90% आयात पूरी दुनिया से करता है, जिसमें भारत एक प्रमुख भागीदार है। भारत कतर को चावल, गेहूं, फल
और डेयरी उत्पादों का निर्यात करता है। कतर के कंस्ट्रक्शन सेक्टर, स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी सेक्टर में भारतीय जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वहीं वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत कतर का कुल व्यापार 10.95 बिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर 14 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और इस दौरे के बाद इसमें और वृद्धि होने का अनुमान है। कतर इसलिए भारत को न सिर्फ दोस्ती का विशेष दर्जा देता है बल्कि कई आकर्षक ऑफर भी देता रहा है। कतर के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है इसे आप ऐसे देखिए कि कतर ने हाल ही में भारत के विशेष आग्रह पर इंडियन नेवी के 8 ऐसे पूर्व अफसरों की मौत की सजा खत्म की है जिन्हें कथित तौर पर जासूसी के लिए दोषी ठहराया गया था। इनमें से 7 पूर्व अफसर तो अब दिल्ली में लौट आए। 8वें अफसर को वापस लाने पर बातचीत जारी। कतर वाली कूटनीति के बाद अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चर्चा उत्तर प्रदेश के सबसे हंगामेदार खबर की, जहां आज प्रयागराज से बहस की लोकेशन लखनऊ शिफ्ट हो गई। लखनऊ में विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ, जिसमें किसी फिल्म की तरह फुल एक्शन, इमोशन और हंगामे से भरपूर दृश्य नजर आए। महाकुंभ से लेकर उर्दू और अंग्रेजी तक के मुद्दे उठे। सदन के अंदर और बाहर खूब डायलॉग बोले गए। स्क्रिप्ट बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से तैयार थी, तो पहले स्क्रिप्ट के कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। हथकड़ी, जंजीर, अस्थि कलश, कठमुल्लापन, मौलवी, उर्दू, इंग्लिश मीडियम, एक्सपोज। विधानसभा से आए ये शब्द और तस्वीर दिन भर ट्रेंड होती रही। इस हंगामे को सरल शब्दों में समझने के लिए हमने 2 हिस्सों में से बांटा है। एक पार्ट सदन के बाहर का है, दूसरा अंदर का। पहले पार्ट 1 यानी कि बाहर वाले हिस्से की चर्चा करते हैं। समाजवादी पार्टी ने कल ही मूड बना लिया था कि योगी सरकार के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोलना है, इसीलिए विधायक पूरी तैयारी से पहुंचे। खूब विरोध प्रदर्शन हुआ, सरकार विरोधी तख्तियां दिखाई गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 विधायकों का विरोध थोड़ा हटके था। एक विधायक हैं अतुल प्रधान, जिन्होंने खुद को बेड़ियों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीयों को जंजीरों से बांधकर भेजा है, उसकी चर्चा पूरे भारत में है, इसीलिए उन्होंने विरोध का यह रास्ता चुना। अनोखा विरोध जताने वाले दूसरे विधायक रहे समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष चन्ना। वो साइकिल से अस्थि कलश लेकर विधानसभा पहुंचे। उनके मुताबिक ये अस्थि कलश सरकार को नैतिकता सिखाने के लिए है। महाकुंभ में मौत के आंकड़े को लेकर समाजवादी पार्टी पहले दिन से सवाल उठा रही है। संभल मस्जिद विवाद को लेकर भी वो पहले से आक्रामक है। तो मतलब बाहर ठीक ठाक बवाल हुआ। खैर, इसके बाद हंगामे का दूसरा चैप्टर विधानसभा के अंदर खुलता है। राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत हुई, लेकिन शोर इतना हुआ कि गवर्नर अपना अभिभाषण ठीक से नहीं पढ़ पाए, तो उसे टेबल कर दिया गया। यानी बाहर के एक्शन के बाद सदन के अंदर भी रिएक्शन शुरू हो चुका था। एक तरफ नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे और शिवपाल यादव नजर आए, तो दूसरी तरफ खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाला हुआ था। यहां भाषा पर महाभारत वाला अध्याय खुल गया। हुआ यह कि इस बार ऐसी व्यवस्था है कि सदन की कार्रवाई हिंदी के साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी भाषाओं में भी सुनी जा सकेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अंग्रेजी को शामिल करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजी थोपने की कोशिश हो रही है। अगर सदन में अंग्रेजी चलाई जा रही है तो फिर उर्दू भी शामिल की जानी चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक भाषा है। बस फिर क्या था, उर्दू का नाम सुनते ही सरकार को तो जैसे बैठे बैठाए मौका मिल गया। विपक्ष को सुनाने के लिए सीएम योगी खुद खड़े हो गए। समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जवाब दिया, ये अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़वाएंगे, मौलवी बनवाएंगे, देश को कठमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। मौलवी और कठमुल्ले वाले वार पर विपक्ष का क्या रिएक्शन हुआ, ये आपको जरूर सुनना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का हिंदी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में।
और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। इस प्रदेश की बोली है, तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का। अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए। मैं केवल और केवल जो अंग्रेजी आप इस विधानसभा पर थोपने जा रहे हैं उसका विरोध कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो बयानों में जो आग सरकारी पक्ष में दिखी वो विपक्ष में थोड़ी कम नजर आई। विधानसभा के अंदर भी डायलॉगबाजी पर बाहर भी खूब चर्चा हुई। विपक्ष ने सीएम पर बंटवारे की राजनीति का इल्जाम लगाया तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री का बचाव किया। नवाबों के शहर लखनऊ में आज बयानों की किस तरह फायरिंग हुई आप भी महसूस करें। सदन के संवेद सदन में आप अपना मार्गदर्शन दिया, इसके लिए पूरा सदन आपको बहुत आभार देता है। आज जो बात हो रही थी विषय से भटक गए मुख्यमंत्री जी। भटक इसलिए गए कि शायद वो किसी स्कूल में पढ़े, उनको खुद नहीं याद। अगर इस्लाम में जो कठमुल्ला और मौलवी हैं वही तो ये हैं। अपने कपड़ों के रंग की वजह से मुख्यमंत्री बने, किसी क्वालिटी पे नहीं बने हैं, किसी डिग्री की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। वो अपने कपड़ों के रंग की वजह से मुख्यमंत्री बने, इसलिए दूसरों को देख के वो चिढ़ते हैं। वो इस तरीके से बंटवारे की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या गलत कहा है? सही कहा है। बाबा को तो केवल ये है, वो उर्दू भाषा, मुसलमान, इसके प्रति उनके मन में बहुत नफरत है, इसलिए वो नफरत भरी भाषा बोलते हैं। उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। कोई नहीं कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा मत पढ़ो या मत पढ़ाओ। हम सब लोग अपने बच्चों को चाहते हैं अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, पर जो विरोध है वो सदन के फ्लोर पर अंग्रेजी भाषा की री एंट्री का विरोध है और होना भी चाहिए। अगर योगी सरकार कुछ बेहतर करना चाहती है तो मुझे लगता है उनका विरोध नहीं करना चाहिए। उनका कहने का जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज का एक हिस्सा जो अनपढ़ रह गया है या जो दुनियावी तालीम से बाखबर नहीं है उसको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसे मुख्य धारा में लाया जाए। वैसे आज प्रयागराज महाकुंभ पर भी अलग तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिल गई। महाकुंभ पर सियासत वाले सीन में आज दो किरदार हैं। एक यूपी में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, और दूसरा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दोनों के बयानों में मृत्यु और अव्यवस्था वाला एंगल कॉमन दिखा। शिवपाल यादव ने दावा किया है कि ऐसा महाकुंभ 144 वर्ष बाद आएगा, यह शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। ऐसी बातों से ही अव्यवस्था बढ़ी और लोगों में की मौतें हुई हैं। वहीं ममता बनर्जी 2 कदम आगे बढ़ गईं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ तो मृत्यु कुंभ हो गया है। प्लानिंग की जगह सिर्फ प्रचार पर जोर रहा। महाकुंभ को लेकर इस बयान पर रिएक्शन भी शुरू हो चुका है। 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात, अखाड़ा से संघ समाज आवाज उठाइए। Very easy to comment on Sanatana Dharma or Hindu Dharma. They don't do the same level of this kind of criticism for any other religion. और फिक्र में बात इंडियाज गॉट लेटेंट शो में माता पिता को लेकर अश्लील टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर डांट लगाई है। रणवीर इलाहाबादिया देश के अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को क्लब करवाने के लिए पहुंचे थे।
रणवीर को राहत की उम्मीद थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमकर क्लास लगा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा उसे हर देशवासी को ध्यान से सुनना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को बता दिया कि चंद जुमलों के नाम पर मर्यादा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। धर्म, ज्ञान, परंपरा, सभ्यता और संस्कृति पर पॉडकास्ट करने वाले रणवीर इलाहाबादिया को आज जरूर सांस्कृतिक ज्ञान मिला होगा। आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई की और वकील अभिनव चंद्रचूड़ रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से पैरवी कर रहे थे। केस की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर ऐसे बयान अश्लीलता नहीं है तो और क्या है? आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपको हर तरह की बातें करने की छूट कैसे मिल गई? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने आगे कहा कि पॉपुलर होने का यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी टिप्पणी करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कुछ गंदगी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आपने जो शब्द चुने उनसे माता पिता शर्मिंदा होंगे, बहनें शर्मिंदा होंगी, पूरा समाज शर्मिंदा होगा। यह विकृत मानसिकता है। आपने और आपके लोगों ने विकृति दिखाई। सर्वोच्च अदालत में रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि यूट्यूबर को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उनकी जीभ काटने पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने टोकते हुए कहा कि क्या आप उनके यानी रणवीर द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को डिफेंड कर रहे हैं? जब आप ऐसी चीज करते हुए पॉपुलैरिटी चाहेंगे तो लोग धमकी तो देंगे ही। आपकी भाषा से अच्छी उसकी भाषा है। जहां तक आपको मिल रही धमकियों का सवाल है, कानून अपना काम करेगा। आगे रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि रणवीर के खिलाफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर की गई है, क्या आप उन्हें रद्द कर सकते हैं? इस पर जजों की बेंच ने कहा कि सिर्फ 2 राज्यों में एफआईआर है, सब ऐसे ही आते हैं कि कई एफआईआर हैं, एक मुंबई में और दूसरी गुवाहाटी में। दोनों एफआईआर एक समान भी नहीं है, दोनों में अलग अलग आरोप हैं। ऐसे में एक साथ सुनवाई की मांग कैसे की जा सकती है? इस व्यक्ति के दिमाग में कुछ गंदा है जो इस कार्यक्रम के माध्यम से फैलाया गया। न्यायालयों को उसका पक्ष क्यों लेना चाहिए? रणवीर इलाहाबादिया को कुछ शर्तों के साथ थोड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कोई सोचता है कि क्योंकि मैं इतना लोकप्रिय हो गया हूं, मैं किसी भी तरह के शब्द बोल सकता हूं और पूरे समाज को हल्के में ले सकता हूं। आप हमें बताएं कि दुनिया में कौन सा व्यक्ति ऐसे शब्दों को पसंद करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया की क्लास लगाते हुए कुछ शर्तों के साथ राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इलाहाबादिया जांच में शामिल होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। अगर इलाहाबादिया को धमकी मिल रही है तो वो पुलिस से सुरक्षा मांग सकते हैं। उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर बिना किसी वकील के पूरा सहयोग करना होगा। रणवीर इलाहाबादिया को यह राहत तभी तक है जब तक उनका कोई शो ऑन एयर नहीं होगा, यानी वो अपना कोई शो यूट्यूब पर प्रसारित नहीं कर सकते। रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और वो बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। अपने पॉडकास्ट में धर्म, ज्ञान और संस्कार की बातें करने वाले रणवीर इलाहाबादिया को देश की सर्वोच्च अदालत ने जमकर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की ये बातें सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया पर ही लागू नहीं होती, बल्कि देश के हर उस यूट्यूबर और कॉमेडियन पर लागू होती है तो कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता फैलाने में लगे हुए हैं। फिक्र में अब बात बिहार की राजधानी पटना में दिन दहाड़े हुए एनकाउंटर की। आज पटना के कंकड़बाग इलाके में दिन में हड़कंप मच गया। एक मकान से गोलियों की आवाजें सुनाई दी। इस चैनल ने ग्राउंड पर जाकर सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई, एक एक डिटेल आपके सामने लेकर आया और उसके बाद पटना में 8 थानों की पुलिस उस मकान पर पहुंच गई। मकान को चारों तरफ से घेर लिया गया। दिन दहाड़े भरे बाजार में पटना में जो कुछ भी हुआ उससे हर कोई सन्न रह गया। पटना पुलिस के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी टेरर स्क्वाड के कमांडो भी इस ऑपरेशन में लगे थे। आज पटना में कौन से अपराधियों को पकड़ने के लिए AK-47 लेकर कमांडोज ने मोर्चा संभाला और आखिर पटना में दिन दहाड़े हड़कंप क्यों मचा, इस रिपोर्ट में देखिए। पटना की इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहल गया। शुरू में चंद पुलिस वाले इस इलाके में पहुंचे,
इसके बाद खाकी वर्दी वाले जवानों की संख्या लगातार बढ़ती गई। एक घर से गोलियों की आवाजें आने के बाद देखते ही देखते पटना के 8 थानों की पुलिस पहुंच गई। पुलिस की कार्रवाई का इंतजार हो रहा था। इस बीच काले कपड़ों में कमांडो भी पहुंच गए। एसटीएफ और एटीएस के जवानों ने पटना के कंकड़बाग इलाके की इस इमारत को घेर लिया। कहा जा रहा है कि जमीन विवाद के एक केस में 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हो गई थी, जिसकी खबर पुलिस को दी गई। इसके बाद अपराधियों के खिलाफ पुलिस और कमांडोज का ऑपरेशन शुरू हुआ। तो देखिए, लगातार ये जो पटना एसटीएफ की जो कमांडो की टीम है, ये फोर्स पूरे एहतियात बरतते हुए, आप देखिए यहाँ पर ये जो कमांडो की टीम है वो लगातार अंदर जा रही है। अब से कुछ देर पहले भी कुछ टीम अंदर गई थी, फिर अभी आप देखिए ये जो कमांडो की टीम है ये अंदर लगातार यहाँ पे जा रही है। कंकड़बाग इलाके में फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश इस घर में जा चुके। पुलिस ने पहले बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की बात नहीं मानी, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गई। ऑपरेशन के दौरान फोर्स ने आसपास के सभी लोगों के घरों के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। आखिरकार कई घंटे के ऑपरेशन के बाद 4 बदमाशों को पकड़ा गया, जबकि कुछ बदमाश भागने में कामयाब रहे। जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष गया था, उसके सत्यापन में जब पुलिस आई यहाँ पर तो अपराधियों के द्वारा फायरिंग की गई। चूंकि ये बिल्डिंग में कई सिविलियंस भी थे तो पुलिस को बहुत ही सजग तरीके से और कारगर तरीके से कार्रवाई करनी थी। एसटीएफ की टीम्स जब आई उन्होंने भी इंटरवेंशन किया, उसको देखा और इस कार्रवाई में अभी 4 लोगों को डिटेन करके रखा गया है। पूछताछ की जा रही है। पटना में फायरिंग की घटना के बाद सियासत भी तेज हो गई। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। हम तो कई बार बोले कि ऐसा कोई दिन नहीं है जहां बिहार में 200 राउंड से भी कम जो गोलियां जो है वो नहीं चलती है। प्रतिदिन जो है पटना में हर जगह अपहरण हो, कई जगह आप देखिए थानाओं में हिरासत में लोगों की पिटाई होती है, मौतें होती हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पाता। तो ये क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का। वैसे पटना में दिन दहाड़े एनकाउंटर के बाद लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर एक डर जरूर बैठ गया है। हम आगे बढ़े उससे पहले फिक्र के सभी फैन से एक जरूरी सवाल, क्या कोई ऐसी टैबलेट हो सकती है जिसे लेने से आपके खाने पीने की जरूरत पूरी हो जाए? अरे सोचिए जरा, शायद आप कहेंगे नहीं हो सकता है, लेकिन लखनऊ के CSIR यानी भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान का दावा है कि उसने एक ऐसी टैबलेट बनाई है जिसकी एक गोली किसी शख्स के खाने पीने की जरूरत को पूरा कर देगी और पूरी तरह से एक नेचुरल टैबलेट होगी, क्योंकि इस टैबलेट को CSIR ने के वैज्ञानिकों ने मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज की मदद से तैयार किया है। लिहाजा हमने इस जीवन रक्षक गोली पर आपके लिए फिक्र की एक इंपॉर्टेंट फाइल तैयार की, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले समझिए, मिलेट से गोली बनाई गई है, उसका नाम क्या है? तो इसे आपातकालीन आहार बताया जा रहा है, क्योंकि ये टैबलेट किसी इमरजेंसी में बहुत कारगर हो सकती है। इसके अलावा इसे NFIT यानी न्यूट्रिशन फूड इन टाइम और मिलफिट का नाम भी दिया गया है। वैसे इस खबर में आप बार बार एक नाम सुन रहे होंगे, मिलेट्स, और ये भी हो सकता है कि हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये जानकारी भी ना हो कि मिलेट्स क्या होता है, तो इसे भी समझ लेते हैं। मिलेट्स को आम बोलचाल की भाषा में मोटा अनाज कहा जाता है, जबकि दुनिया में मिलेट्स को श्री अन्न की पहचान भी मिल चुकी है। मोटा अनाज वैसे तो कई किस्म का होता है, लेकिन इसमें बाजरा, ज्वार, रागी, कुट्टू और कोदो का नाम आपने कई बार सुना होगा। मुमकिन है कि आप में से हमारे कई फैंस ने इसका इस्तेमाल भी किया हो। और सोचिए, इस मोटे अनाज से वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गोली बना दी है जो खाने पीने की जरूरत को पूरा कर देगी। अब आपको जीवन रक्षक कही जा रही मिलेट्स की गोली पर फिक्र में तैयार एक प्रश्नोत्तरी दिखाते हैं, जिसमें आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। पहला प्रश्न यह है कि मिलेट्स की टैबलेट को कैसे बनाया गया? तो इसका उत्तर है ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी, कुटकी जैसे मोटे अनाज, और इस गोली को बनाने में वैज्ञानिकों को 1.5 से 2 साल का वक्त लगा। दूसरा प्रश्न, मिलेट्स की एक टैबलेट आखिर काम कैसे करेगी? तो इसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं है कि एक गोली खाने से किसी की भी भूख प्यास मिट जाएगी, बल्कि जवाब यह है कि इस एक गोली से शरीर को जितनी एनर्जी और न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाएगा।
अगला प्रश्न, क्या मिलेट्स की एक गोली खाने पीने का विकल्प है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ये परंपरागत खाने का विकल्प नहीं है, बल्कि खाने में जो पोषक तत्व होते हैं वो आपको एक गोली से जरूर मिल जाएंगे। सबसे जरूरी प्रश्न तो यह है कि मिलेट्स की एक गोली किन परिस्थितियों के लिए फायदेमंद होगी और क्यों इसे जीवन रक्षक कहा जा रहा है। तो इसका उत्तर यह है कि दुर्गम इलाके में तैनात उन जवानों के लिए फायदेमंद होगी जहां राशन पहुंचना चुनौती है। बाढ़, भूकंप और तूफान की स्थिति में फंसे आम लोगों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी यह बेहद कारगर है। और कोई ऐसी इमरजेंसी वाले हालात जहां कई दिनों तक खाना उपलब्ध नहीं हो सकता, वहां भी मिलेट्स वाली ये गोली रामबाण का काम करेगी। अब हम आपको उन वैज्ञानिकों से मिलवाते हैं जिन्होंने इस मिलेट टैबलेट को तैयार किया है। जैसे मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी है जहाँ पे आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपके बॉडी को जितना एनर्जी और न्यूट्रिशन चाहिए ये आहार आपको मतलब दिला देगा, आपको मतलब एनर्जी और न्यूट्रिशन, जिसके जरिए आप 5-10 दिन सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब आपको बॉडी को मतलब आपको ऐसे एहसास नहीं होगा कि आपका पेट भर गया, लेकिन आपका जितना एनर्जी चाहिए आपके बॉडी को, जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल जाएगा। मार्केट में जरूर आएगी। हम लोग ये पहली सोच है। हम ये गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, सेना के लिए बात कर रहे हैं, इमरजेंसी कैसे उन लोग इसी तरह हमारा नया डिस्कवरी है, एस्ट्रोनॉट खुद भी ये सोच सकते हैं। इसका ज्यादा हमारा यूजफुल है, इन डिफरेंट समय में आप यूज कर सकते हैं। जो भी चीज इसमें इस्तेमाल हुआ है वो पूरा नेचुरल है, पूरा खाने का चीज है, किसी तरह कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। नहीं, आम तरीके से खाते हैं वो सब चीजें इसमें, लेकिन हम लोग थोड़ा उसको ट्विस्ट देना चाहते हैं कि नेचुरल फ्लेवर डाल के आपके पसंदीदा फ्लेवर भी आएगा, लेकिन आपको ऐसे महसूस होगा कि आप कुछ खाना खाए। आज हम मिलेट से बनाई गई इस गोली पर फिक्र वाला एक्स्ट्रा फाइल भी खोलेंगे, जिसमें आपकी सेहत से पर हमारा पूरा फोकस है। मोटा अनाज कितना फायदेमंद हो सकता है इसे समझिए। जैसे बाजरा जो हृदय रोग बचाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखता है और पेट के लिए फायदेमंद होता है। जौ शरीर से कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उसको घटाने में फायदेमंद बताया जाता है और जौ से यह भी कहा जाता है कि वो लिवर के लिए सुपर फूड है। इसके अलावा ज्वार भी मोटे अनाज में शामिल है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा है। रागी भी इसमें शामिल है, जो न सिर्फ शुगर लेवल कम करता है बल्कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। हालांकि आपने यह भी सुना होगा कि किसी भी चीज की अधिकता, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, और सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। इसी तरह आवश्यकता से अधिक श्री अन्न भी बीमारियों का कारण बन सकता है। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत लंबे वक्त तक मोटा अनाज खाने से परहेज करना चाहिए। अब हम आपको राजस्थान के ऐसे मोहल्ले में लेकर चलते हैं जहां धर्मांतरण वाली आग है। ये कहानी अजमेर के विजयनगर मोहल्ले की है, जिसे सुनकर साल 1992 के कुख्यात अजमेर सेक्स स्कैंडल की यादें ताज़ा हो जाएंगी। इस कहानी में 6 नाबालिग बच्चियां हैं और उनके परिवार के आंसू हैं। आरोप है कि इन नाबालिग बच्चियों को ज़बरदस्ती बुर्का पहनाया जाता था, कलमा पढ़ने के लिए उन पर दबाव डाला जाता था और बाकायदा धर्म परिवर्तन का रेड कार्ड भी बनाया गया था। पहले आपको इन नाबालिग बच्चियों के माता पिता के चौंकाने वाले आरोप सुनाते हैं। आप समझ जाएंगे कि कैसे अजमेर के मोहल्ले में चेन बनाकर धर्मांतरण का खेल हो रहा था। पुलिस ने केस में मुस्लिम समुदाय के 5 लोगों को पकड़ा है। इन लोगों पर बच्चियों के माता पिता के आरोप हैं कि ये उनकी बच्चियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते थे। नाबालिग बच्चियों को कलमा पढ़ना सिखाया गया था, छोटी बच्चियों को जबरदस्ती बुर्का पहनाया जाता था, उनसे रोजा रखने के लिए कहा जाता था और ऐसा ना करने पर उन्हें पीटा जाता था। दावा यहां तक है कि अलग अलग समुदाय की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का अलग अलग रेट तय है। वो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। बच्चियों के परिवार के अनुसार उनकी नाबालिग बच्चियों को मोबाइल देकर फंसाया गया, उनके साथ दोस्ती की गई, उन्हें बहलाकर होटल और कैफे में बुलाया गया, उनका अश्लील तस्वीरें वीडियो बनाए गए और उसी के जरिए ब्लैकमेल किया गया। आरोप यहां तक है कि धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी उनकी बच्चियों को बाहर कहीं बेचने की फिराक में थे। ये पूरा मामला तब सामने आया जब एक नाबालिग ने अपने परिवार को सारी बात बताई
और फिर बात थाने तक पहुंची। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया और इसके बाद आरोपियों पर एक्शन शुरू किया। हम आपको अजमेर में धर्मांतरण का जातिवादी रेड कार्ड भी दिखाते हैं। लोगों का आरोप है कि किसी ब्राह्मण लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कीमत 20 लाख रुपए की गई थी। अगर नाबालिग बच्ची जैन समुदाय से हुई और कोई लड़का उसका धर्मांतरण कराता है तो उसे 15 लाख रुपए मिलेंगे। अगर दूसरी जाति की हिंदू लड़की फंसाई जाती तो ऐसी स्थिति में भी 20 लाख रुपए का इनाम मिलता था। हालांकि पीड़ित बच्चों के परिवार के दावे और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आरोप है कि धर्मांतरण का यह मामला अजमेर के विजयनगर मोहल्ले में सिर्फ 6 नाबालिग बच्चियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की जो पीड़ित बच्ची हैं उनकी संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। अभी तक की जानकारी के अनुसार पुलिस ने 7 में से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिनमें 2 नाबालिग हैं। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपियों की संख्या भी 15 से 20 के बीच में हो सकती है। यानी दावा है कि पूरा गैंग बनाकर धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा था और कुछ लोगों ने अजमेर के एक मोहल्ले को धर्मांतरण का मोहल्ला बना दिया था। हमारा चैनल ये जो आरोप हैं, जितने भी आरोप लग रहे हैं, वो आरोप आपको बता रहा है। इन सब को वेरीफाई या नॉन वेरीफाई करना अब पुलिस का काम है। हम सिर्फ आपको आरोप दिखा रहे हैं। ये आरोप हमने नहीं लगाए, जो लोगों ने लगाए वो हम आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर तथ्यों की पड़ताल की, पीड़ित परिवारों से मिले, प्रशासन से संपर्क किया। उन्होंने क्या बताया वो भी सुनिए। ये जो लोग हैं ये उसी इलाके के हैं और मेरे पीछे आप कोर्ट देख सकते हैं। ये कोर्ट है नसीराबाद कोर्ट। यहाँ पर उन बच्चियों के बयान के लिए ये लोग आए। हमारे 2 बच्चियां हैं, उनमें से एक बच्ची को इन्होंने मोबाइल दिया। मोबाइल देके धीरे धीरे रास्ते में मिलने लगे। कलमा एक बच्ची से करवाया जाता था, यानी कि उसको बताया गया। एक बच्चे ने अलग बताया कि 20 लाख की रेट ब्राह्मण की लड़की का, जैन सामान की 15 लाख रुपए, दूसरे की 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, ऐसे तो सबकी रेट अलग अलग बता रखी सर इन्होंने। कहाँ बता रखी? वहाँ जब मुजरिम को पकड़ा जब बताई थी विजयनगर। मेरे छोटी बच्ची है, वो स्कूल पढ़ने जाती है और स्कूल पढ़ने जाती है, उसकी सहेलियों के साथ में मिलकर चेन बनाकर उसके साथ में उसको मोबाइल दिया और उसे बोले मेरे से आके मिलो, उस पर दबाव बनाते हैं। कितने टाइम से घूमे हो बच्चियों के साथ? 20-25 दिन। अच्छा, ये शुरुआत कैसे हुई आपकी बच्चियों से दोस्ती की? करीम ने बात करी थी सर, इसने फ़ोन करा था करीम के पास। हाँ। उसने नंबर दिए थे। हाँ। उसको मेरे को बोला भी नहीं था लड़के ने। उसके बाद 4-5 दिन बाद इसका फ़ोन आया था, फ्रेंडली बात चल रही थी। कितने टाइम से दोस्ती बच्चियों से? सितंबर से। कहाँ लेके गए? कीपैड मोबाइल दिया ना आप लोगों ने? हाँ, दोस्त से मंगा के दिया था। दोस्त ने? तो आपने खर्चा नहीं किया? नहीं, खर्चा। कितने रुपए? 1200 रुपए। और फिक्र में अब बात दिल्ली में होने वाले शपथ ग्रहण की। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर भले ही अब तक सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियों में कोई सस्पेंस नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में हलचल तेज है। यहां बड़े बड़े ट्रक पहुंच गए। ट्रकों में लगातार सामान पहुंचाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा शामियाना जो है वो लग रहा है। हजारों कुर्सियां लगाने की तैयारी हो रही है। जेसीबी मशीनों के साथ सैकड़ों मजदूर काम में लग चुके हैं। इसकी वजह है दिल्ली में 27 वर्षों बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है। इसीलिए बीजेपी भी इस शपथ ग्रहण को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी नेता तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, संगठन महामंत्री विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और दिल्ली प्रदेश की टीम ने रामलीला मैदान में बैठक भी की है। दिल्ली में 20 फरवरी को सुबह मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी ने 25 से 30 हजार लोगों को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा है। पीएम मोदी की मौजूदगी में दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण होगा। इस दौरान बीजेपी या एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। रामलीला मैदान में जर्मन पंडाल की असेंबली का काम जारी है। स्प्रिंकलर मशीन से रामलीला मैदान में धूल हटाई जा रही है। पुलिस प्रशासन और एसपीजी की टीम लगातार मीटिंग कर रही है।
रामलीला मैदान के सामने सैकड़ों गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पास के स्कूलों में भी पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के लिए राजघाट से लेकर शांतिवन तक बसों की पार्किंग होगी। बीजेपी का दावा है कि शपथ ग्रहण में समाज के हर वर्ग से लोग शामिल होंगे।